बीजेपी नेता डॉक्टर लक्ष्मण ने हैदराबाद में हुए आतंकी हमले पर सनसनीखेज एक बयान दिया है। और देश में कहीं भी बम फटे उसकी जड़ें हैदराबाद से है और ऐसा हो रहा है तो यहाँ की सरकार क्या करेगी। उन्होंने पार्टी कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए हैं। हैदराबाद में एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। साफ है कि वह मजलिस के एक कॉलेज का चोरी है। हमारे पास बहुत कुशल पुलिसकर्मी हैं, हम उन्हें आजादी क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि आतंकवाद का सख्ती से दमन किया जाना चाहिए और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय ने केसीआर पर केंद्र सरकार से आवास योजना के तहत मिले पैसों का इस्तेमाल कर डबल बेडरूम न बनाकर तेलंगाना की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कुकुटपल्ली अंचल कार्यालय में डबल बेडरूम के नाम पर भाजपा के नेतृत्व वाली बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई स्वाभिमान पहल के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में बीआरएस की विफलताओं और धोखाधड़ी के डर से भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। चाहे कितने भी मामले दर्ज हो, भाजपा नेताओं को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वे कभी भयभीत नहीं हो सकते। बंडी संजय ने याद दिलाया कि भाजपा नेता धर्म के लिए लगातार लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने खुलासा किया है कि समृद्ध इतिहास रखने वाली बालगमपेट एलम्मा अमावरी के कल्याण के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे और बुधवार को MCHRD में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बालनपेट एलम्मा अमावरी के कल्याण के लिए प्रबंधन और व्यवस्था पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जो अगले महीने की 20 तारीख को आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि एड्रोलू 20 को अमावरी कल्याणम और 21 को रथोत्सव 19 जून को आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ ये याद है कि शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश में अन्य राज्यों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी न हो तो इसके लिए सभी सावधानियां बरती जाएगी। पिछले साल अमावरी के कल्याण के लिए 8 लाख तक श्रद्धालु आए थे और इस साल 15 लाख तक आने का अनुमान है और सभी व्यवस्थाएं अनुसार बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाइव प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है ताकि विभिन्न राज्यों के लोग भी देवी के कल्याण को देख सके। JHMC के अधिकारियों को अमावरी कल्याणम द्वारा मंदिर के आसपास के क्षेत्र में आवश्यक मरम्मत और विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया था। कहा जाता है कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद अमावरी मंदिर का काफी विकास हुआ है और श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। उन्होंने याद दिलाया कि अमावरी कल्याणम के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से रेशमी वस्त्र भेंट किए जा रहे हैं और ये याद है कि भक्तों द्वारा देवी के फूल के रूप में चढ़ाए गए चांदी के मुख्य मंदिर के दरवाजों को चांदी से रंगने का काम कल्याणम द्वारा पूरा किया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना देश का इकलौता ऐसा राज्य है जो बेहतरीन पुलिस सेवाएं मुहैया कराता है। मंत्री ने DGP अंजनी कुमार और CP आनंद के साथ रंगारेड्डी जिला सैदाबाद और ISS सदन पुलिस स्टेशन के नए भवनों का उद्घाटन किया है। महमूद अली का कहना है कि वे आतंकवादी गतिविधियों की जांच कर रहे हैं। ATS अधिकारियों ने बताया कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ले जाया गया। पकड़े गए लोगों की नेटवर्क डिटेल आ रही है। गृह मंत्री ने साफ किया कि हैदराबाद पुलिस अलर्ट पर है और इस कार्यक्रम में विधायक अहमद बलाला, MLC वानी देवी, पुलिस अधिकारी, नगर सेवक कोटप कापू और अरुणा जंगम श्वेता ने भाग लिया है। विधायक अरिके पूरी गांधी ने विवेकानंद नगर प्रमंडल में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। बागमीर की सप्तगिरी कॉलोनी में 1 करोड़ 4 लाख CCBT सड़क निर्माण कार्य शुरू हुए। इस अवसर पर विधायक अरिके पूरी ने कहा कि हमने संभाग में लगभग सभी कार्य पूरे कर लिए हैं और अगले सप्ताह में 2 करोड़ 50 लाख से कुछ और कार्य हाथ में लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 100% काम पूरा कर लिया गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद माधवरम रंगाराव, मंडल अध्यक्ष सजीव रेड्डी, कॉलोनी रेजिडेंट्स एसोसिएशन के सदस्य और अन्य लोगों ने भाग लिया। विधायक विवेकानंद रेड्डी ने 7 साल की बच्ची किया रेड्डी को बधाई दी और उसने कम उम्र में ही चलना सीखने के लिए 7 विश्व रिकॉर्ड हासिल कर लिए। उन्होंने अपने सिर पर 7 छोटे बर्तन रखे और दीपक जलाए और 7 मिनट तक भगवान वेंकटेश्वर स्वामी गोविंदा के 108 नामों पर कांचीपुर नृत्य किया है। अवनी नृत्यालय के तत्वाधान में तेलुगु विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का उद्घाटन विधायक विवेकानंद ने भारत
वर्ल्ड रिकॉर्ड समन्वयक रमना राव के निर्देशक में लिया और विधायक विवेकानंद रेड्डी ने अपनी दृढ़ता से असंभव को संभव करने के लिए नृत्यांगना क्रिया मोकाया की सराहना की। माता पिता संदीप रेड्डी शिरीषा और दादा संजीव रेड्डी ने एक ही समय में 7 विश्व रिकॉर्ड हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सुनीता की प्रशंसा की है। रेवंत रेड्डी ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के मार्गदर्शन में तेलंगाना चुनाव को लेकर मास्टर प्लान बनाया है। प्रियंका गांधी के दौरे की समाप्ति के तुरंत बाद ही रेवंत रेड्डी ने चुनाव के दौरान अगर ऐसा हुआ तो कहकर लोगों में जिज्ञासा बढ़ा दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि सनसनी फैला दी कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अगर तेलंगाना से चुनाव लड़ती है तो पार्टी राज्य में जरूर सत्तारूढ़ होगी। खेमे में कहा जा रहा है कि कुछ पार्टी वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के 2 निर्वाचन क्षेत्र को चुना है जहां से प्रियंका चुनाव लड़ सकती हैं। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह से बीआरएस पार्टी को हैट्रिक करने से रोका जाए। अगले चुनाव में सीएम केसीआर को मुख्यमंत्री पद से दूर रखना उनका एक उद्देश्य है। वे बीआरएस को मतदाताओं के माध्यम से सबक सिखाना चाहते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर पार्टी वरिष्ठ नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी व वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में बैठकें और सभाओं का आयोजन करने में जुट गई है। वे किसी भी तरह अपने अपने हिसाब से सत्तारूढ़ होने की योजना बना रही है। कांग्रेस पार्टी खेमे चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी को राज्य के 2 निर्वाचन क्षेत्रों महबूबनगर और मेदक से चुनावी मैदान में उतारने पर जोर दिया जा रहा है और इसी विचार को लेकर दिल्ली में भी पार्टी के चर्चे जोरों पर हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी इस विचार को बल दिया है कि उनके विचार के मुताबिक तेलंगाना से प्रियंका चुनाव लड़ती है तो राज्य की राजनीति में उथल पुथल हो सकती है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण कांग्रेस के फेवर में है और इसी दिशा में उनके द्वारा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। पार्टी नेता तेलंगाना कांग्रेस के चेहरे के रूप में प्रियंका को देख रहे हैं। उधर कर्नाटक नेताओं ने जोर देते हुए यह कहा है कि कांग्रेस को कर्नाटक में भारी विजय मिलेगी। लोगों का समर्थन में बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी की हालत धूलमूल नजर आ रही है और इसके बावजूद दोनों पार्टियों की नजर तेलंगाना की राजनीति पर टिकी हुई है। पार्टियां अपने अपने स्तर पर सत्तारूढ़ होने के प्लान बना रही है। दोनों का टारगेट राज्य में बीआरएस को किसी भी तरह तीसरी बार सत्तारूढ़ होने से रोकना है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टियों के वरिष्ठ नेता एक एक कर पार्टी की स्थिति मजबूत बनाने के मद्देनजर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं द्वारा चर्चा की गई कि पीएम मोदी महबूबनगर से चुनाव लड़ सकते हैं और इसी दौरान चर्चा हुई थी प्रियंका गांधी मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को घोर पराजय का सामना करना पड़ा और इसी दौरान इंदिरा गांधी ने वर्ष 1980 में मेदक चुनाव लड़ा और भारी जीत हासिल की है और इसी जीत के मद्देनजर अब ये कहा जा रहा है कि क्षेत्र के लोग एक बार फिर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका को चुनाव में जीत दिलाना चाहते हैं और इसी दिशा में कांग्रेस प्लान बना रही है। बहरहाल कर्नाटक में होने जा रहे चुनाव का असर तेलंगाना पर होने के असर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच प्रियंका तेलंगाना से चुनाव लड़ती है या फिर यह केवल प्रचार ही बन जाता है या फिर कांग्रेस अपने प्लान के राज्य में सत्तारूढ़ होती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सिकंदराबाद छावनी कांग्रेस और टीआरएस पार्टियां एक ही है। बोर्ड के मनोनीत सदस्य रामकृष्ण ने राज्य सरकार पर बोयनापल्ली चेक पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी की सीट का समर्थन करने का आरोप लगाया है। सिकंदराबाद छावनी बोर्ड की बैठकों में कई अन्य मुद्दों के साथ बोर्ड बैठकों में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। उन्होंने छावनी रक्षा विभाग की जमीनों में रहने वाले गरीब लोगों को सेना के अधिकारियों के कड़े प्रतिबंधों के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करने का आग्रह किया है
ताकि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें तुरंत आवास योजना प्रदान की जाए। अन्यथा वे एक सूची तैयार करेंगे लाभार्थी ताकि वे राजनीति से परे लोगों का समर्थन कर सके। वॉट्स माई गोल द्वारा आयोजित अंडर 18 चुनाव के तहत 40 स्कूल क्षेत्रों के छात्रों को चुनाव अधिकारियों के साथ तेलंगाना में सचिवालय का दौरा करने का ऐतिहासिक अवसर मिला। अप्रैल में केटीआर ने अंडर 18 चुनाव शुरू किए हैं। वॉट्स माई गोल द्वारा आयोजित अंडर 18 चुनाव के तहत 40 स्कूल क्षेत्रों के छात्रों को चुनाव अधिकारियों के साथ तेलंगाना में सचिवालय का दौरा करने का ऐतिहासिक अवसर मिला। अप्रैल में केटीआर ने अंडर 18 चुनाव शुरू किए हैं। राउंड टेबल इंडिया प्राइड ऑफ तेलंगाना अवार्ड्स का चौथा संस्करण प्रस्तुत करता है। ये तेलंगाना के ऊपर और आने वाले लोगों को सम्मान और सम्मान देने का एक अनूठा कार्यक्रम है। राउंड टेबल इंडिया गतिशील नायकों को पहचानता है और सम्मानित करता है जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में अपने प्रयासों और नवाचारों से राज्य को गौरवान्वित किया है। राउंड टेबल इंडिया प्राइड ऑफ तेलंगाना अवार्ड्स का चौथा संस्करण प्रस्तुत करता है। ये तेलंगाना के ऊपर और आने वाले लोगों को सम्मान और सम्मान देने का एक अनूठा कार्यक्रम है। राउंड टेबल इंडिया गतिशील नायकों को पहचानता है और सम्मानित करता है जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में अपने प्रयासों और नवाचारों से राज्य को गौरवान्वित किया है। हैदराबाद के इब्राहिमपट्टनम मंडल के उपरीगुडा पुल के निर्माण के खिलाफ उपरीगुडा के ग्रामीणों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन पुलिस और अधिकारियों ने रोक दिया। गांव के विधायक ने आपत्ति जताई और रोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें परवाह नहीं कि लोग घायल हो रहे हैं या फिर पुल का निर्माण हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उपरीगुडा पुल का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हैदराबाद के इब्राहिमपट्टनम मंडल के उपरीगुडा पुल के निर्माण के खिलाफ उपरीगुडा के ग्रामीणों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन पुलिस और अधिकारियों ने रोक दिया। गांव के विधायक ने आपत्ति जताई और रोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें परवाह नहीं कि लोग घायल हो रहे हैं या फिर पुल का निर्माण हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उपरीगुडा पुल का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। गुरु नानक और श्रीनिधि कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मसाब टैंक स्थित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की है। इसी क्रम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया और कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल हो गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि श्रीनिधि और गुरु नानक विश्वविद्यालय नियमों से परे दाखिल होकर रहे हैं और उन्होंने तेलंगाना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए बिहार सरकार की आलोचना करी है। टीएसपीएससी लीकेज मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। मामले की मुख्य आरोपी रेणुका को जमानत मिल गई है और नामपल्ली कोर्ट ने रेणुका को सशर्त जमानत दी। अदालत ने रेणुका को 50,000 रुपए का मुचक्का पासपोर्ट जमा करने और प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को एसआईटी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। पूर्व में भी रेणुका ने जमानत याचिका दायर करी थी और लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। रेणुका के वकील गोमाकोंडा श्रीनिवास राव ने अदालत से रेणुका को जमानत लेने की मांग करी और क्योंकि उनकी बीमारी और महिला होने के कारण मामला अपने अंतिम चरण में था, कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। साथ ही इसी मामले में 2 अन्य आरोपी राजेंद्र रमेश कुमार को भी कोर्ट ने जमानत दे दी। पूरे राज्य में सनसनी फैलाने वाले टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एक तरफ ईडी तो दूसरी तरफ एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। ईडी इस मामले में 23 लोगों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है और आरोपियों की गहन पूछताछ कर रही है। डीसीपी ने खुलासा किया कि गच्चीबौली से कोंडापुर तक नया फ्लाईओवर बनने के कारण वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। डीसीपी हर्षवर्धन, डीसीपी के शिल्पावली और ट्रैफिक एसीपी हनुमंथा राव ने गच्चीबौली के माधवपुर डीसीपी कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया और उन्होंने कहा कि जेएचएमसी के तत्वाधान में शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर के दूसरे चरण के निर्माण कार्य के संदर्भ में इस महीने की 13 तारीख से 90 दिनों के लिए वाहनों का गच्चीबौली जंक्शन से कोंडापुर तक सड़क पर डायवर्ट किया जाएगा। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे ट्रैफिक डायवर्जन को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। सोने की तस्करी दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है। भारत में सोने की मांग को देखते हुए तस्कर आए दिन नए तरीके खोज रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में देश में सोने की तस्करी के मामले बेतहाशा बढ़े हैं। सोने के विभिन्न रूपों में बनाया जाता है और इसकी तस्करी की जाती है। अधिकारी भी विशेष नजर रख रहे हैं और अवैध गिरोह का सफाया कर रहे हैं। सोने की प्रकृति के कारण इसे पेस्ट, बिस्किट, जूते के नीचे, शरीर के अंगों, डोरिया और रूप में लाकर विमानों में लाया जाता है। सीमा शुल्क अधिकारी विशेष नजर रख रहे हैं और नवीनतम
तकनीक का उपयोग कर उन्हें मिली जानकारी से अवैध गिरोह पर नकेल कस रहे हैं। अधिकारियों ने जब्त किया करोड़ों का सोना। खास बात यह है कि हैदराबाद के शमशाबाद हवाई अड्डे पर लगातार सोने की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश सोने की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा की जाती है। लेकिन अब विदेशी यात्री से सोने लेते समय सीमा शुल्क अधिकारियों ने मूल निवासी को पकड़ लिया और हाल ही में DRI के अधिकारियों ने हैदराबाद से चेन्नई जा रहे एक घरेलू यात्री से सोना जब्त किया था। फिल्म के प्रमोशन के लिए शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। मिर्चिल आबकारी पुलिस ने बिना परमिट के दूसरे राज्यों से हैदराबाद में अवैध शराब सप्लाई करने वाले गिरोह को पकड़ा है। वरंगल जिले के वधानपेट का एलंकिन रेड्डी नाम का एक व्यक्ति पिछले कुछ समय से बच्चीपल्ली में रह रहा है और मिर्चिल आबकारी अधिकारियों ने इस सूचना पर निरीक्षण किया कि वह गुड़गांव से अवैध रूप से शराब आयात कर रहा था और कुछ दिनों से शहर के आसपास बेच रहा था। इसकी वजह से पुलिस की नींद उड़ी हुई है और पुलिस की तरह एक कंटेनर में एक छोटा सा कमरा बनाया गया था और अधिकारियों ने उसमें शराब की बोतलें पकड़ी थी। एलंकिन रेड्डी सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 40 लाख की 2000 शराब की बोतलें और एक कार, एक DC वाहन और 7 सेल फोन जब्त किए गए। कुतुबुल्लापुर रंगारेड्डी जिला उपायुक्त डेविड रविकांत ने कहा कि 3 अन्य फरार हैं।